Chapter 281, Chapter 138, Ying Zhang shocked, King of Zhao captured, Part 3। पीछे से घोड़ों की धाड़ फिर से गूंज उठी और भागते हुए झाओ लोगों ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। खत्म हो गए, किन आर्मी आ गई, भागो, अपनी जान बचाओ, किन आर्मी आ रही है। झाओ के कई सारे ऑफिशियल्स चीख पड़े, उनकी आवाज़ों में सिर्फ खौफ था। उनकी नज़र के सामने सिर्फ 100 से ऊपर वॉरहॉर्स राइडर्स तेज गति से उनका पीछा कर रहे थे। गिनती कम थी, लेकिन हर एक योद्धा खून से भीगा हुआ, बिल्कुल ऐसा जैसे पाताल लोक से लौटा हुआ एक असुरा। ये इतने तेज कैसे आ गए? झाओ यान का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो घबराते हुए अपने इंपीरियल गार्ड्स को चिल्लाया, जल्दी उन्हें रोको, इंपीरियल गार्ड आर्मी, आगे बढ़कर लड़ाई करो। चाहे राजा भाग रहा था, पर उसका राज दरबार वाला दबदबा अभी भी उनके दिलों में था। झाओ के इंपीरियल गार्ड्स, जो राजा के प्रति जीवन से भी ज्यादा वफादार थे, डर के बावजूद रुक गए और तुरंत फॉर्मेशन बनाने लगे। दूसरी तरफ झाओ फंग के 100 से कुछ ज्यादा सवार बिना किसी घबराहट के उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तीर चलाओ, झाओफंग की गरजती हुई आवाज़ बैटलफील्ड में गूंज उठी। वो आगे बढ़ते हुए एक साथ 6 तीर निकालता है और कुछ ही यार्ड्स के फासले से विश 6 तीर बिजली की तरह हवा चीरते हुए गए और 12 से ज़्यादा इंपीरियल गार्ड्स को छेद डाला। उसके ट्रस्टेड एड्स भी पीछे नहीं थे, उन्होंने लगातार तीर बरसा दिए। झाओ के कई गार्ड्स एक साथ घोड़ों से गिर पड़े। उनकी घोड़ी की रफ्तार, उनका तीर चलाने का हुनर झाओ के मशहूर कैवलरी आर्चर से बिल्कुल कम नहीं, बल्कि उनसे ज़्यादा ही खतरनाक। डिस्टेंस कम होते ही झाओ फंग ने बो हटाकर टायरेंट स्पीयर पकड़ी और सीधा आगे घुस पड़ा। झाओ के लिए, अपने राजा के लिए, मारो! झाओ इंपीरियल गार्ड्स चीखते हुए आगे बढ़े, पर उनकी लॉयल्टी और हिम्मत भी झाओ फंग के आगे बेकार थी। उनके लंबे बर्छों को झाओ फंग ने सिर्फ एक तानस के साथ साइड कर दिया और कुछ ही सेकंड्स में कई गार्ड्स को गिरा दिया। झाओ फंग के 100 से प्लस आर्ड्स हर एक के 10 थे। इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए वो झाओ इंपीरियल गार्ड्स को ऐसे काट रहे थे जैसे कोई घास काट रहा हो। झाओ का सबसे इलीट गार्ड, लेकिन ये इलीट भी झाओ फंग के सुपर ह्यूमन योद्धाओं के आगे कुछ नहीं थे। कुछ ही पलों में पूरा इंपीरियल गार्ड जमीन पर था, या मरा हुआ था या बेजान। इंपीरियल गार्ड निपटाकर झाओ फंग ने भागते हुए लोगों पर गरजा, जो भागेगा मर जाएगा, जो रुककर घुटनों पर गिर जाएगा बचा दिया जाएगा। पर झाओ लोग नहीं रुके, वो भागते ही रहे। झाओ फंग का पेशेंस खत्म हो गया। एक तीर उठाया और सीधा एक ऑफिशियल को गाड़ दिया। ये देखकर उसके एड्स तुरंत समझ गए, सीधा निशाना सीधा मौत। 100 से ज्यादा लोग पल भर में तीरों से गिर गए। अब डर ने सबके पैर थिरथिरा दिए। मत मारो, मैं रुक गया, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे बख्श दो, रहम करो। डरते हुए झाओ लोग घुटनों पर गिर गए, सिर पीटते हुए। जो रुक गए उन्हें बख्शा गया, जो भागते रहे तीर लगते गए। बहुत जल्दी सबने सरेंडर कर दिया। 50 लोग इन्हें संभालें, जो भागे उसे मार देना, बाकी सब मेरे साथ आगे। झाओ फंग गरजा। उसने भीड़ पर एक नज़र डाली। किंग नज़र नहीं आया। राजा यहाँ नहीं है, वो आगे निकल गया है। उसने घोड़ा मोड़ दिया। हम आज झाओ का राजा पकड़कर ही लौटेंगे। जी जनरल। 50 लोग प्रिजनर संभालने के लिए रुक गए। बाकी 80 प्लस कैवलरी फिर से झाओ फंग के पीछे गरज उठे। वॉर हॉर्सेस उन्होंने झाओ रॉयल पैलेस से ही ले लिए थे, सारे के सारे रॉयल स्टेबल से। फिर आगे काफी दूर झाओ यान और उसके ऑफिशियल्स अभी भी जान बचाकर भाग रहे थे, पर घोड़ों की धड़धड़ फिर से कानों में पड़ी और उनके चेहरे पे मौत का रंग छा गया। खत्म हो गए, अब बचना मुश्किल है। किन आर्मी फिर पकड़ रही है। इंपीरियल गार्ड्स का क्या फ़ायदा? इतने कम किन आर्मी सोल्जर्स थे, फिर भी उन्हें रोक नहीं पाए। हम गया काम से। सब पकड़ लिए जाएंगे, और सबसे ज्यादा डरा हुआ कोई था तो वो था झाओ का राजा झाओ यान। मेरे लोग तो बच भी जाएंगे, पर मुझे पकड़ लिया तो मेरा काम तमाम। वो मन ही मन रो रहा था, पर पैर भाग रहे थे। Chapter 282, Chapter 138, Ying Zhang shocked, captures the king of Zhao, Part 4। वो यिंग ज़ैंग का जन्म जानी दुश्मन था।
बचपन से ही उसने इंगज़ेंग को सताया, दबाया, नीचा दिखाया। आज अगर वो इंगज़ेंग के हाथ आ गया, मौत भी उसे छुट्टी लगती। ज़ाओयान के दिल में बस एक ही बात घूम रही थी, मैं इंगज़ेंग के हाथ कभी नहीं गिर सकता। ये सोच आते ही वो तुरंत अपनी किंग की रोब उतारकर ज़मीन पर फेंक देता है, अपना चेहरा मिट्टी से काला करता है, सारे रॉयल सिंबल्स उतारकर फेंक देता है और भीड़ में घुसकर भागना जारी रखता है। उस वक्त ज़ाओ फेंग सबसे आगे घोड़ा भगाता हुआ आ रहा था। पीछे उसके 70 से ऊपर ट्रस्टेड एड्स, सब खून से भींगे, सब मौत बनकर। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, वरना मौत। ज़ाओ फेंग की ठंडी गरजती आवाज़ पीछे भागते ज़ाओ नोबल्स के दिल चीर देती है, पर डर ने उन्हें और तेज़ भागने पर मजबूर कर दिया। ज़ाओ फेंग ने पुराना फॉर्मूला फिर लगा दिया, तीर। वो और उसके एड्स एक और तीर की बारिश कर देते हैं। दर्जन के दर्जन लोग भागते भागते ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। ये देखते ही नोबल्स का हौसला टूट चुका था। बचाओ, मुझे मत मारो, रहम करो। जान बचाने से ज़्यादा उनके लिए कुछ नहीं था, न स्टेटस, न गरिमा, न इज्जत। ज़ाओयान भी अब भागने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो भी भीड़ में घुटनों पर बैठ गया, सिर झुकाकर चेहरा छुपा लिया। किंग की रोब उतार दी है, अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, उसने अपने आप को तसल्ली दी। कुछ देर बाद ज़ांगमिंग पूरी भीड़ का चक्कर लगाकर लौट आया। माइलीज, कोई भी नहीं भागा, सब यहीं हैं। ज़ाओ फेंग ने हल्के से घूंटा भरी और घोड़ा आगे बढ़ाया। वो सीधा ज़ाओ नोबल्स के बीच घुस गया। 1000 से ज़्यादा लोग घुटनों पर थे और सिर्फ कुछ डजन ज़ाओ फेंग के लोगों ने सबको पत्थर की मूर्तियों की तरह चुप करा दिया था। ज़ाओयान! ज़ाओ फेंग की आवाज़ तीर की तरह भीड़ में गूंजी। जाहिर है कोई जवाब नहीं आया। मुझे पता है तू यहीं कहीं छुपा बैठा है, अगर खुद बाहर आ जाए तो शायद थोड़ी इज्जत दे दूं, पर अगर छुपा रहा तो फिर राजा होने का लक़ब भी तुझे नहीं बचा पाएगा। फिर भी पूरी भीड़ चुप। ज़ाओयान ने तो अपना चेहरा ज़मीन पर दबा दिया, डर के मारे कांप रहा था। मैं भीड़ में छिप गया हूँ, मुझे कौन पहचानेगा? वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा था। ज़ाओ फेंग ने धीरे से घोड़ा चलाया और एक बड़े ऑफिशियल के सामने रुक गया, जो 9 मिनिस्टर्स की रोब पहने हुए थे। उठ! ज़ाओ फेंग ने ठंडी आवाज़ में हुक्म दिया। माफ़ कर दीजिए, मैं सरेंडर करता हूँ। वो मिनिस्टर कांपते हुए उठ गया, टांगें टिक नहीं रही थीं। ज़ाओयान को दिखा। ये मिनिस्टर हिचकिचाया, डर ने उसे बोलने नहीं दिया। अगला पल ड्रैगन स्प्रिंग तलवार ने मान जैसे फैसला कर दिया। शिंग! एक ही बार मिनिस्टर का सिर उड़कर जमीन पर लुढ़क गया। भीड़ एक पल को ठिठक गई, फिर मौत का सन्नाटा छा गया। हर नज़र ज़ाओ फेंग को देखकर सन्न हो चुकी थी। ज़ाओ फेंग ने खून से भीगी ड्रैगन स्प्रिंग दूसरे मिनिस्टर की तरफ तान दी। तू ज़ाओयान को दिखा, वरना यही अंजाम। इस वक्त ज़ाओयान का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने ये सब देखा और उसकी रूह तक जम गई। दूसरे मिनिस्टर ने डर के मारे हिचकिचाया नहीं, उसकी आंखें सीधे एक जगह टिक गई। उसने कांपती उंगली से इशारा किया, ग्रेट किंग, वहाँ है। ज़ाओ फेंग की नज़र उस दिशा में गई और वहाँ ज़ाओयान घुटनों पर कांप रहा था, मिट्टी से लगा हुआ, पर फिर भी पहचान छुप नहीं पाई। चैप्टर 283, चैप्टर 139, कैप्चरिंग द किंग ऑफ ज़ाओ, यिंगजिंग असेंड्स लुंगटाई। ज़ाओ फेंग की नज़र जैसे ही ज़ाओयन पर पड़ी, वो धीरे से अपना घोड़ा उसकी तरफ मोड़ता चला गया। सर ऊपर करो! ज़ाओ फेंग की ठंडी बेरहम आवाज़ हवा को चीर गई। ज़ाओयन, जो कभी अपने आप को एक ग्रेट किंग समझता था, अब एक डरपोक इंसान की तरह कांप रहा था। उसकी राजाई शान, गरिमा सब हवा हो चुकी थी। वो धीरे से सर उठाता है। ज़ाओ फेंग उसे देखकर हंस पड़ता है, लेकिन उसका खून से भीगा चेहरा, वो हंसी रहम नहीं, सिर्फ डर पैदा करती थी। एक बड़े राज्य का राजा इस तरह की हालत में?
अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का खुद को मार चुका होता। ज़ाओफंग ने एक पल भी दया नहीं दिखाई। लियन पो जैसे वफादार जनरलों के लिए उसके दिल में इज्जत होती थी, चाहे दुश्मन हो या दोस्त। लेकिन ज़ाओ यन जैसा राजा, जो सिर्फ डर और चालाकियां जानता हो, उसके सामने उसका कोई वैल्यू नहीं। ज़ाओफंग की बातों ने ज़ाओ यन को तरसाया, लेकिन उसमें थोड़ी सी हिम्मत जागी। वो कांपते हुए खड़ा हुआ और गरजने की कोशिश की। मुझे नीचा मत दिखाओ, मैं राजा हूं, चाहे मरना भी पड़े तुम जैसा सिपाही मुझे बेइज्जती नहीं कर सकता। ज़ाओफंग सिर्फ मुस्कुरा दिया। वो इस शर्मीली गरज पर हंस पड़ा। उसने एक इशारा किया और ज़ांगमिन ने तुरंत समझकर अपनी तलवार उठाई। शिंक! तलवार जमीन में ज़ाओ यन के बिल्कुल पास जा गिरी। चलो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। 3 सांस के अंदर अपनी जान खुद ले लो, वरना आगे और भी बेइज्जती होगी। ज़ाओ यन ने तलवार की तरफ देखा, फिर ज़ाओफंग के चेहरे की तरफ। फिर जैसे उसका दिमाग फट गया हो, वो तलवार उठाता है और अपने गले पर रख देता है। लेकिन ठंडी धड़कन जैसी लोहे की धार जब उसकी गर्दन को छुई, उसके हाथ कांप गए। आह! उसने एक कमजोर सा कट लगाया, लेकिन चोट सिर्फ जरा सी लगी। तलवार उसके हाथ से झटक कर जमीन पर गिर गई। ज़ाओफंग ने सिर हिलाकर हंस दिया। इससे राजा कहते हैं। डाई विद डिग्निटी का चांस दिया था, पर तुमसे एक खरोंच भी नहीं लगी, नामर्द। वो ठुक्कर जैसे बोलकर इशारा करता है। आदमी तुरंत आकर रोप्स लेकर ज़ाओयन को कस के बांध देते हैं। ज़ाओफंग जानता था, ज़ाओयन कभी खुदकुशी नहीं करेगा। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो हंडान छोड़कर भागता ही क्यों? एक राजा अगर अपने सैनिकों के साथ खड़ा हो जाए तो कई बार हार को भी जीत बना देता है। लेकिन ज़ाओयन, जो मरने से डर जाए, वो राजा नहीं, एक बोझ होता है। ज़ाओफंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, वैसे अगर अभी मर जाते तो शायद तकलीफ कम होती। अब जिंदा पकड़े गए हो, हमारे ग्रेट किंग के हाथ में तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी। ज़ाओयन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे बस एक ही चीज़ याद आ रही थी, यिंगजिंग और उसका गुस्सा। ज़ाओफंग फिर अपने घोड़े पर से पूरे नोबल्स को घूरता है। सुनो सब लोग, भागना मना है, जो भागेगा वहीं मारा जाएगा। सीधे हांडान वापस, चलो मार्च। ज़ाओ स्टेट के नोबल्स की हिम्मत टूट चुकी थी। जब ज़ाओफंग बोलता तो कोई सांस लेने से पहले परमिशन मांगता। इस एक पकड़ में ज़ाओ राजघराना और उनके ज़्यादातर नोबल्स को ज़ाओफंग ने अपने काबू में कर लिया था। सिर्फ थोड़े लोग ही बचे थे जो अलग भाग गए थे और इसी वजह से बच भी गए। ज़ाओयन का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का काम, इतने सारे लोगों के साथ भागना। जहां भीड़ वहां निशाना। अगर अकेला भागता तो शायद बच भी जाता। हांडान सिटी के अंदर जंग अभी भी चल रही थी। राजा के भागने के बाद भी 3 लाख से ज्यादा ज़ाओ सेना के सोल्जर अभी भी सिटी में फंसे थे। जहां डिसिप्लिन टूट जाता है, वहां सेना जंगल बन जाती है। पिन सेना अभी भी उन्हें क्लियर कर रही थी। जो सरेंडर करता बच जाता, जो लड़ता मर जाता। हांडान की सिटी वॉल पर यिंगजिंग और वांगजिन एक साथ दीवार पर चढ़ते हैं। नीचे पूरा हांडान धुएं, आग और लाशों से भरा हुआ एक तबाह शहर। यिंगजिंग गहरी सांस लेकर बोलता है, 10 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इसी दीवार पर खड़ा होकर हांडान को नीचे देखूंगा। और ज़ाओ के लोगों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि जिस बच्चे को वो कभी यहाँ रखकर जलील करते थे, आज वही उनकी बर्बादी का नेता बनकर लौट आएगा। वांगजिन ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, ग्रेट किंग, आप हेवनली डेस्टिनी वाले शासक हैं। कल हान गिरा, आज ज़ाओ। आने वाले समय में पूरा दुनिया आपके चरणों में झुकेगी। आप ही सही मायने में एक सूरज, एक सम्राट, एक शासक बनेंगे। चैप्टर 284, चैप्टर 139, झाओ के राजा को बंदी बनाना, यिंगझेंग लॉन्गटाई पर चढ़े, भाग 2। अच्छे मंत्री हमेशा एक शक्तिशाली सम्राट के साथ ही सूट करते हैं, और आज किन की ताकत इसी चीज का सबसे बड़ा सबूत थी।
यिंग झेंग ने हंडान को देखते हुए दोनों हाथ पीछे बांधे एक शहंशाह की तरह गरजती आवाज में कहा, पूर्वजों का सपना, ओल्ड किन लोगों का सपना मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस दुनिया को एक करने का हक सिर्फ किन का है और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। हंडान का गिरना मतलब झाओ राष्ट्र का अंत। किन अब तक्षशिला, हान के बाद जिनके 2 राज्यों में से सबसे ताकतवर झाओ को भी मिटा रहा था। पूरे देश में सिर्फ चू ही एक ऐसी शक्ति बची थी जो झाओ के बराबर मानी जा सकती थी। समय बीतता रहा, लेकिन यिंग झेंग ने शहर की दीवारों पर अपनी जगह नहीं छोड़ी। शिविर के अंदर बैठने के बजाय यह हंडान को पैरों तले रखकर जीत का एहसास बदले की हल्की सी गर्मी के साथ उन्हें बेहद सुकून देता था। लगभग 6 घंटे बीत गए। रिपोर्ट, शहर के अंदर से युद्ध सूचनाएं हैं। पर्सनल गार्ड कमांडर दौड़ता हुआ आया, चेहरे पर दबा हुआ जोश। झाओ का रॉयल पैलेस जनरल झाओ फेंग ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। महल अब उनकी सेना के कंट्रोल में है। झाओ यान पकड़ा गया। यिंग झेंग की आंखें तुरंत खुल गई। ग्रेट किंग, कमांडर ने तुरंत प्रणाम किया। जब जनरल झाओ ने महल पर हमला किया तभी झाओ यान खबर मिलते ही पिछले द्वार से मंत्रियों के साथ भाग गया, पर जनरल झाओ उनका पीछा कर रहे हैं। झाओ यान, यिंग झेंग ठंडा सांस भरकर बोला। सालों के बाद भी वो इतना ही कमजोर, इतना ही निकम्मा है। ये नाम सुनते ही उनके मन में पुरानी यादें लौट आईं। कभी एक छोटी सी टिप्पणी के चलते झाओ यान ने उन्हें रात के अंधेरे में मारने की कोशिश की थी। उस रात उनके गुरु शेन युए उनकी रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। उसी रात गुस्से में भरकर यिंग झेंग ने तलवार झाओ यान की गर्दन पर रखी थी और उस कमजोर ने डर के मारे कपड़े गीले कर दिए थे। आखिर के पल में उनके गुरु ने ही उन्हें रोक लिया था। वरी मत करिए ग्रेट किंग, वांग जान ने मुस्कुराकर कहा। मेरा दामाद झाओ फेंग निश्चित रूप से झाओ यान को पकड़कर वापस लाएगा। यिंग झेंग के होठों पर मुस्कान आई। फिर अचानक उन्होंने वांग जान की तरफ मुड़कर पूछा, वांग किंग, बताओ, झाओ को खत्म करने के बाद मैं झाओ फेंग को क्या इनाम दूं? ये सुनते ही वांग जान का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत सीधा होकर बोला, ये फैसला आपका है ग्रेट किंग, इस विषय में टिप्पणी करना उचित नहीं। आखिर मैं सिर्फ एक सीनियर जनरल नहीं, उसका ससुर भी हूँ। वांग जैन कोर्ट का पुराना खिलाड़ी था। उसे पता था कब बोलना है और कब खामोशी ही बेहतर है, और इस वक्त यिंग झेंग के अल्फाजों में एक बात साफ थी। यिंग झेंग झाओ फेंग को एक और बड़ा पद देने का इरादा रखते हैं, और अगर एक कदम और बढ़ा दिया तो झाओ फेंग की पदवी उसकी अपनी पदवी सीनियर जनरल और प्रोटेक्टर जनरल के बराबर हो जाएगी। पूरे देश में ये पदवी पाने वाला सबसे युवा व्यक्ति। वांग जैन के दिल में हिला देने वाली संवेदना जाग गई, पर यिंग झेंग सिर्फ धीरे से मुस्कुराकर रह गए। जब वो झाओ यान को मेरे सामने ले आएगा तो ऑफिशियली मैं उसे किन का सबसे महान सीनियर जनरल बनाऊंगा और व्यक्तिगत तौर पर ये इनाम 2 गुना होगा। वांग जान का दिल फिर कांप उठा। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा निश्चय हो चुका था। अगर ये सच हुआ तो वांग खानदान की गरिमा आसमान को छू लेगी। एक सीनियर जनरल वो खुद और एक उसका दामाद। ग्रेट किंग, वांग जान ने संभलते हुए कहा, पर झाओ फेंग अभी सिर्फ 19 साल का है, सीनियरिटी भी कम है। इतनी तेजी से पदों पर चढ़ना कोर्ट में बहुत लोग इससे पसंद नहीं करेंगे। यिंग झेंग ने उसे सीधी राजवंशी शक्ति से भरी नजर दी। सीनियर जनरल, ये याद रखना, किन मेरा राज्य है और यहाँ मिलिट्री मेरिट ही सबसे बड़ा कानून है। चाहे वो तुम्हारा दामाद न होता, चाहे वो कोई भी होता, इतने महान काम करने पर मैं उसे जरूर इनाम देता। झाओ को गिराने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो है झाओ फेंग। वो जवान है, सीनियरिटी नहीं पर लायक है, और अगर वो झाओ यान को पकड़कर लाए तो मैं उसे सियानयांग लौटने पर प्रोटेक्टर जनरल के रूप में स्वतः सम्मानित करूंगा। मांगजान समझ गया ये फैसला हो चुका था, और इस दृढ़ता का असली कारण था झाओ यान। आखिरकार ये दोनों पब्लिक और पर्सनल दोनों ही तरह का बदला था। पब्लिक रीजन, झाओ फेंग के पास एक राजा को पकड़ने का वीरकर्म, वू पर विजय, हंडान को तोड़कर प्रवेश, रॉयल पैलेस को जीत लेना, ये सब एक जनरल को ऊपर उठाने के लिए काफी होता। पर्सनल रीजन, झाओ यान ही उनके गुरु का कत्ल था। धर्मगुरु की मौत का बदला, ये दर्द उनके दिल में गहरा था। बचपन के दुख नहीं, उनके लिए असली नफरत का कारण था शेन युए की शहादत।
इस सेवक को समझ आ गया। वांगजान ने प्रणाम किया। शहर एक दिन में पूरी तरह शांत हो जाएगा। जी ग्रेट किंग, एक दिन में सब कुछ कब्जे में होगा। अच्छा, अब मेरे आराम का इंतजाम करो। कल मैं हंडान के अंदर प्रवेश करूंगा। हुक्म का पालन होगा। ठीक है। Chapter 285, Chapter 139, Capturing the King of Zhao. Ying Zheng arrives at the Dragon Terrace, Part 3. हंदान सिटी के उत्तर में, लगभग 10 मील दूर। जनरल, हम और नहीं चल सकते, थोड़ी देर आराम करने दो। जी माय लॉर्ड, अगर हमें मारना ही है तो बाद में मार लेना, पहले थोड़ा सांस तो लेने दो, हम तो बिल्कुल टूट गए हैं। बस थोड़ी देर रुकने दो। दोपहर होने को थी। जाओ फेंग उन्हें पूरे 4 घंटे से बिना रुकावट भगा रहा था। शुरुआत में तो ये लोग जान बचाकर भागने वाले डरपोक लोगों की तरह भाग रहे थे, पर अब सबकी ख्वाहिश यही थी कि ये भागदौड़ स्लो हो जाए, थोड़ा सा वक्त खिंच जाए। माय लॉर्ड, एक अधिकारी ने कहा, ज्यादातर लोग तो राजघराने के हैं, ऐशो आराम में पले बड़े। इतना चलना, सच कह रहा हूं, इनका सच में दम टूटने वाला है। 1 घंटा उन्हें आराम करने दीजिए, उन्हें थकान से मरना नहीं है। आखिर ये सब आपके मिलिट्री मेरिट्स हैं। ज़ैंग मिंग हंसकर बोला। जाओ फेंग ने हल्का सा सिर हिलाकर घोड़े को साइड ले गया, उतरा और बैठ गया। जनरल का आदेश है, सभी लोग यहीं पर आराम करें। जो भी 10 कदम से ज्यादा दूर गया, उसे वहीं पर काट दिया जाएगा। आदेश सुनते ही 700 विश्वास पात्र सैनिक चारों तरफ फैल गए। कैवलरी ने आउटर रिंग बनाया और 500 फुट सोल्जर्स ने इनर सर्कल। 700 आदमी पूरे 3000 लोगों को गार्ड कर रहे थे। जाओ के राजपरिवार, उनके बच्चे और महल के सेवक। आई नीड टू रिलीव माई सेल्फ, जाओ यान लाल होते चेहरे के साथ बोला। पीछे ही कर दो, जाओ फेंग ने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा। यू डेयर नॉट ह्यूमिलिएट मी लाइक दिस, नो मैटर वॉट, आई एम स्टिल अ किंग। जाओ यान गुस्सा हुआ। ऐसा राजा जिसे मौत से डर लगता हो, वो बस एक अमीर घर में पैदा हुआ कमजोर आदमी होता है, बेकाम का और निकम्मा। फिर मार दो मुझे, जाओ यान चिल्लाया। मुझे मार दिया तो यिंगज़ेंग भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जनरल, वो मुझे भी जरूरत है। पिछले बार जाओयान को पहचानकर बताने वाले अधिकारी ने घबरा कर कहा। तू गद्दार! जाओयान धड़कते गुस्से से गरजा। अगर तू मुझे पहचान न देता तो मैं पकड़ा ही न जाता। तभी जाओ के 9 मिनिस्टर्स में से एक बुजुर्ग मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा। बस बहुत हो गया जाओयान, आज सब एक ही नौका में हैं, सभी बंदी। अगर तुम इतने निकम्मे ना होते तो हमारी हालत ये नहीं होती। तुम गद्दार हो, राजगद्दी चुनपिंग जुन की थी। पूरी भीड़ सन्नी रह गई। जब पिछले राजा ने क्राउन प्रिंस जाओ ई को वापस बुलाया था, माउसुई को भेजा गया था। तुम्हारे आदमियों ने उसे रास्ते में मारवाया है। तुम्हारी ही साजिश थी, और तुम एक कॉन्क्यूबाइन के बेटे राजगद्दी चुराकर राजा बन बैठे। समझते क्या हो अपने आप को? तुम राजा नहीं, राजद्रोही हो। जाओ यान का चेहरा सफेद पड़ गया। तू वो गुस्से से थरथरा रहा था, पर अल्फाज गले में अटक गए। मंत्री ने धर-धर कर उसकी पोल खोल दी। उसकी गद्दारी, उसका राजहरण सब बिखर कर जमीन पर आ गया। आसपास के लोगों की आंखों में अब कोई डर या इज्जत नहीं थी, सिर्फ नफरत और घृणा थी। वो राजा नहीं, सिर्फ एक गद्दार था। जाओ फेंग हंसी रोक नहीं पाया। वाह, कुत्ते कुत्ते को काट रहे हैं, मजेदार सीन है। वो मजा लेते हुए बोला। जो लोग हल्का होना चाहते हैं जा सकते हैं, पर याद रहे 10 कदम से आगे गए तो सर उड़ जाएगा। धन्यवाद जनरल, जल्दी करो यार, फटने वाला हूं। एक एक करके जाओ के राजाओं और मंत्रियों का झुंड साइड की तरफ चला गया। जाओ फेंग फिर अपने पैनल पर ध्यान लगाकर बोला, एनिमी किल से एट्रीब्यूट पॉइंट्स कैलकुलेट करो। पैनल ने जवाब दिया, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, कृपया प्रतीक्षा करें। जाओ फेंग हैरान नहीं हुआ। हंदान के अंदर अभी भी जाओ की सेना की बची कुची ताकतें मुकम्मल तरह मिट नहीं पाई थीं। पता नहीं यिंग शिर हुआंग अब तक हंदान पहुंचा या नहीं। वो हजारों साल में मिलने वाला एम्परर, मैं उनसे मिलने के लिए सच में उत्सुक हूँ। हिस्ट्री का जानकारी रखने वाले एक आदमी के लिए यिंग शिर हुआंग एक देव समान व्यक्ति था। इनसाइड हंदान सिटी, यिंगज़ेंग अपनी इंपीरियल गार्ड आर्मी के साथ धीरे धीरे हंदान की सड़कों पर चल रहे थे। हर तरफ लाशें, खून, जली हुई मिट्टी, घरों के दरवाजे बंद, खिड़कियों पर कपड़े, लोगों की सांसें अंदर से मिटी हुई।
जाओ सेना के हार माने हुए लोग जरूर इन घरों में छुपे होंगे। लॉजिस्टिक सेना अभी पहुंचे नहीं थे, इसलिए एलीट सोल्जर्स ने सिर्फ मुख्य सड़क से लाशों को एक तरफ हटाकर रास्ता साफ किया था। पहाड़ों सी लाशें, खून का समुंदर। हंदान आज भेंगदू, मौत का नगर बन चुका था। इतने सालों बाद भी जाओ की सड़कें बिल्कुल नहीं बदली, यिंग ज़ेंग ने धीरे से कहा। वो तो होगा ही। जाओ के बाद चांगपिंग की ताकत टूट गई थी। तब से उनका सारा धन सिर्फ बचाव और मरम्मत पर लगता था। बुनियादी काम के लिए उनके पास कुछ ही नहीं था। जाओ यान एक निकम्मा आदमी है। यिंग ज़ेंग ठंडी हंसी हंसी। ताकत खत्म हो चुकी थी, पर फिर भी यन को बर्बाद करने का सपना देख रहा था। मेरे जानकारी के मुताबिक जाओ में टैक्स 80% तक बढ़ गया था। इससे उनके लोगों की कमर टूट गई और अब उनकी बेवकूफ़ी का बोझ पिन को उठाना पड़ेगा। ग्रेट किंग चिंता न करें, पिन के कानून सब सही कर देंगे। हाँ, पर 1 साल तक हमारा राष्ट्रीय बल कमज़ोर होगा। पर कभी-कभी दोबारा बनाने के लिए पहले तोड़ना पड़ता है। इंपीरियल गार्ड के बीच से गुजरते हुए यिंग ज़ेंग शहर के मध्य की तरफ बढ़ते गए। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, जाओ की लाशों के बीच उन्हें अपने पिन के वीरों की लाशें भी दिख रही थीं। इस युद्ध में हमारे कितने वीर गए? यिंग ज़ेंग की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। युद्ध की संख्या सियान्यांग में बस कागज़ पर थी, यहाँ वो सच देख रहे थे। वांग जान ने जवाब दिया। जाओ फेंग के मुख्य कैंप में करीब 30,000 शहीद और 10,000 घायल। बाकी दोनों कैंप्स मिलकर भी लगभग 30,000 कैजुअल्टी, ज़्यादातर घायल। याद रखो, यिंग ज़ेंग ने गहरी आवाज़ में कहा, जिन्होंने पिन के लिए खून दिया, प्राण दिए, उनके परिवारों को कभी परेशान नहीं होने देना। चाहे राष्ट्र की ताकत कम हो, वीरों का सत्कार कम नहीं होगा। वांग जान ने झुककर कहा, जी ग्रेट किंग। चलो जाओ रॉयल पैलेस चलते हैं। यिंग ज़ेंग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बचपन में यहाँ बंद ही था, तब मुझे महल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। आज हालात बदल चुकी हैं। इनसाइड लॉन्गताई पैलेस। यिंग ज़ेंग जाओ के रॉयल थ्रोन को खामोशी से तक रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उसकी पूरी व्यक्तित्व से सर्दी सी फूट रही थी। जाओयान, मैं आ गया। तो सुई और ज़ेंग हान प्रणाम करते हुए बोले, ग्रेट किंग, हमने 30 से ज़्यादा जाओ मंत्रियों को पकड़ लिया है। महल पूरी तरह हमारे कब्जे में है। तो सुई, यिंग ज़ेंग मुस्कुराया। अच्छा किया तुमने। योंगसिंग नगर गार्ड्स वापस नहीं गए थे, ये फैसला बिल्कुल सही था। तो सुई झुककर बोला, ये सब आपका वरदान है ग्रेट किंग। तभी एक दौड़ता हुआ संदेशवाहक अंदर घुस आया। रिपोर्ट, जनरल जाओ की तरफ से हंदान के उत्तर से आपातकालीन संदेश। चैप्टर 286, चैप्टर 140। झाओ फंग वापस आए, यिंग ज़ेंग स्लाइटली शॉक्ड। झाओ फंग का अर्जेंट रिपोर्ट। यिंग ज़ेंग अभी पूरा रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि वांग जेन तुरंत आगे बढ़कर बोला, बोल, क्या खबर है? जनरल झाओ अपने 700 विश्वासपात आदमियों के साथ पीछा करते हुए झाओ रॉयल पैलेस के सारे नोबल्स को पकड़ लाए हैं और झाओ इंपीरियल गार्ड्स के 1000 सिपाहियों को मार गिराया है। अब वो वापस लौट रहे हैं। मैसेंजर ने जोर से जवाब दिया। ये सुनते ही यिंग ज़ेंग के चेहरे पर एक चमकती हुई स्माइल फैल गई। बहुत अच्छा। वांग जीन के दिल में तो सीधा खुशी का तूफान उठ गया। झाओ यान पकड़ा जा चुका है, इसका मतलब ग्रेट किंग का वादा पूरा होगा। प्रोटेक्टर जनरल की पोजीशन, किन का सबसे होनहार सीनियर जनरल। अपनी दामाद का इतना बड़ा दर्जा सोचकर उसकी दिल की खुशी मुश्किल से संभल रही थी। झाओ वांग की गिरफ्तारी तो पूरी किन के लिए शुभ शगुन है। वांग जिन तुरंत यिंग ज़ेंग को प्रणाम करते हुए बोला, ये आपके लिए बधाई हो ग्रेट किंग। ग्रेट किंग को बधाई हो, तू सुई और झांग हान ने एक सुर में कहा। यिंग ज़ेंग ने हाथ उठाकर उन सबको रोका, पर चेहरे की मुस्कान छुप नहीं रही। झाओ फंग, यिंग ज़ेंग धीरे से बोला, किन का एक असली वीर हमारे देश के लिए एक वरदान है। तू सुई और झांग हान की आंखों में गर्व चमक उठा। उनके स्वामी को इतनी ऊंची तारीफ मिल रही है, इसका मतलब भविष्य और भी बड़ा होगा। मैं वैसे काफी क्यूरियस हूँ। यिंग ज़ेंग ने उन दोनों की तरफ हंसी के साथ देखा। झाओ फंग आखिर कैसे आदमी है? तुम दोनों उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ चुके हो, बताओ। ग्रेट किंग को जवाब देते हुए तू सुई गंभीर होकर बोला,
हम लोग जनरल के बारे में ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करते, पर एक बात पूरे लश्कर को पता है। क्या बात? यिंग ज़ेंग ने दिलचस्पी से पूछा। जनरल के साथ चले तो 100 जंग जीते, तूसुई ने जोर से कहा। जब वो वनजियांग थे 10,000 सिपाही उन पे जान लुटाते थे। डेप्यूटी जनरल बने तो 50,000 और अब मेन जनरल के रूप में 1,00,000 सिपाही उन पर विश्वास रखते हैं। हम सिपाहियों के लिए जनरल ही हमारी सेना की जान है, सेना की आत्मा। ये सुनते ही यिंग ज़ेंग का चेहरा भी ज्यादा सीरियस हो गया। सेना की आत्मा? एक राजा के लिए देश चलाना, मंत्रियों को संभालना, सीमाओं को बढ़ाना, ये सब महत्वपूर्ण होता है। पर एक जनरल अगर पूरी सेना की आत्मा बन जाए, ये बहुत ही दुर्लभ बात होती है। और अब तूसुई और झांगहान की बातों से यिंग ज़ेंग को एक चीज बिल्कुल साफ नजर आई। किन की सेना की आत्मा झाओ फंग एक आदमी ने अकेले बनाई है। सीनियर जनरल के पास ऐसा दामाद हो तो वांग परिवार सच में प्रतिभा पहचानने वाला है, यिंग ज़ेंग ने हंसी के साथ वांग जेन को कहा। वांग जेन ने तुरंत झुककर जवाब दिया, ग्रेट किंग, ये सब किस्मत का खेल है। बेटी और झाओ फंग का मिलना शायद भगवान की मर्जी। झाओ को पूरी तरह मिटा देने के बाद मैं खुद तुम्हारे घर की शादी करवाऊंगा। ये पूरी किन आर्मी में एक मिसाल बनेगी। वैसे ग्रेट किंग, वांग जेन को कुछ याद आया। वो तुरंत आगे बढ़े, एक बॉक्स निकाला और यिंग ज़ेंग के सामने खोला। झाओ का इंपीरियल सील, ठंडी हंसी के साथ यिंग ज़ेंग बोला। भागने की इतनी घायल हालत थी कि ये तक ले जाना भूल गया। कितना हास्यपद। रेनशाओ, यिंग ज़ेंग ने बुलाया। दास हाजिर है महाराज। रेनशाओ ने आगे बढ़कर सील को लिया और संभाल कर रख लिया। ये तो एक राज का प्रतीक था। झाओ की मुक्ति के बाद ये सील भी किन के ट्रेजरी में जाएगी, हन की सील की तरह। आगे चलकर ये मोहरें किसी दिन साक्षी बनेंगी 36 राज्यों की एकता का। तभी वांगबन और यांगद्वानहे तेजी से हॉल में दौड़ते हुए आए। ग्रेट किंग को प्रणाम। दोनों एक साथ झुक गए। यिंग ज़ेंग ने उन दोनों को देखकर मुस्कान दी। उठो, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की। धन्यवाद ग्रेट किंग, दोनों ने कहा। सिटी का हाल बताओ। ग्रेट किंग, वांगबन ने तुरंत जवाब दिया। हंदान शहर पूरी तरह हमारे कब्जे में है। बचे कुचे झाओ सिपाही सरेंडर कर चुके हैं। कुछ भाग गए, कुछ नागरिकों के घरों में छुप गए हैं। उन्हें ढूंढना होगा। शरीर बहुत ज्यादा हैं। हमने लॉजिस्टिक आर्मी को तुरंत लगा दिया है ताकि कोई रोग न फैल जाए। यिंग ज़ेंग ने हाँ में हाँ मिलाई। लांथियन कैंप के शार्प वॉरियर्स ने बहुत मेहनत की है, उनको शिफ्ट वाइज आराम दो। ग्रेट किंग बुद्धिमान है, सभी जनरल्स बोले। काफी समय तक रिपोर्ट्स चलती रहीं। तभी रिपोर्ट, वांग जेन के पर्सनल गार्ड कमांडर दौड़ते हुए आए। जनरल झाओ फंग अपने विश्वासपात्र सैनिकों के साथ लौट आए हैं। उनके साथ भागने वाले सभी झाओ के नोबल्स भी हैं। वो अभी रॉयल पैलेस स्क्वायर में पहुंचे हैं। झाओ यान, यिंग ज़ेंग ने धीरे से नाम लिया, फिर बिना किसी और की परवाह किए सीधा लॉन्गटाई पैलेस के बाहर की तरफ चल दिए। चैप्टर 287, चैप्टर 140। ज़ाओ फेंग वापस आए, यिंग ज़ेंग का हैरान कर देने वाला पल। ज़ाओ राज्य के जो नोबल्स और रॉयल पैलेस के लोग हंदान से भाग निकले थे, उनमें से लगभग 7-8 हिस्से लोग पकड़ लिए गए थे। अब सभी को लॉन्गटाई पैलेस के सामने के विशाल स्क्वायर में जमा कर दिया गया था। जो कभी राजकुमार और उच्च वर्ग के लोग थे, आज वो सब बुनती हुई हालतों में सिर्फ बंदी बने खड़े थे। गुकाई की चालबाजी ने सब बर्बाद कर दिया। किन आर्मी ने पैलेस पर कब हमला बोल दिया, इसको लेकर उन्हें कोई अंदाजा नहीं लग पाया था, वरना इनके पास भागने का पूरा वक्त होता। आज तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गुकाई को पहले खबर मिली ही क्यों नहीं, और गुकाई ने देश को बेच दिया, धोखा देकर किन में शामिल हो गया। ये तो उनके सपने में भी नहीं आता था। कौन सोचता है कि एक प्रधानमंत्री ही अपने राज्य का गद्दार बन जाएगा। स्क्वायर के चारों तरफ ज़ाओ फेंग के विश्वासपात्र सैनिक तैनात थे और उनके पीछे शार्प वॉरियर्स तैयार थे, ज़ाओ के सभी पकड़े गए नोबल्स को कस्टडी में लेने के लिए। ज़ाओ फेंग सामने खड़े होकर सबको देख रहे थे। सभी लोग ध्यान से सुनो, ज़ाओ फेंग की आवाज़ जबरदस्त गूंजी। अभी थोड़ी देर में यहाँ एक अधिकारी आएगा
जो तुम सबके नाम लिखेगा। तुम्हारा काम सिर्फ सच बोलना है। अगर किसी ने झूठा नाम दिया या अपना पद छुपाया और पता चल गया, तुरंत सजाए मौत मिलेगी। लिस्ट पूरी हो जाए उसके बाद तुम लोगों के लिए खाना भेज दिया जाएगा। ये कहकर उन्होंने हाथ हिलाया और झांगमिंग कुछ लिखने पढ़ने वाले विश्वास पात्रों के साथ आगे बढ़ गए। यहीं पर जाओ फेंग, वांग जियान तेज कदम से आते हुए पुकारी। शांग जियांगजुन, क्या बात है? जाओ फेंग तुरंत मुड़ गए। उन्हें अब तक बिल्कुल पता नहीं था यिंग ज़ैंग आ चुके हैं। ग्रेट किंग पहुंच चुके हैं और तुमने अभी तक दरबार नहीं किया? वांग जियान ने गहरी आवाज में कहा। शिन शी हुआंग आ गए? जाओ फेंग के दिल में सीधा झटका लगा। उनकी नजर तुरंत सीधी ऊपर की तरफ उठी और वहां सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर राज्याभिषेक के वस्त्र पहने शानदार और विजयी वृत्ति से भरा हुआ एक रूप खड़ा था। यिंग ज़ैंग, जवान, तेज और ताकत से भरा हुआ। उनकी नज़र ही इतनी भारी थी कि इंसान सांस लेना भूल जाए। जाओ फेंग तुरंत सर हिलाकर हैरान रह गए। सच ही कहते हैं ये हैं युगों के सम्राट शिन शी हुआंग। ऐसा प्रभाव, ऐसा तेज, इस तरह की हुकूमत का औरा सच में किसी और में नहीं। जाओ यान तो पीछे घुटनों पर गिरता हुआ कांप रहा था। अपना सर उठाना तक उसके बस में नहीं था। उसने आंख के कोने से सिर्फ एक झलक देखी, उसी इंसान की जिससे वो सबसे ज्यादा डर करता था और उसी की गिरफ्तारी के बाद सबसे कम देखना चाहता था। दिल में एक ही अरदास चल रही थी, भगवान कोई तो चमत्कार कर दो, बिजली गिरा दो, कोई सेनापति आकर मुझे बचा ले। पर आज का खानदान, आज का जाओ रॉयल पैलेस कुछ भी उसका नहीं था। सब किन का हो चुका था। वो सिर्फ एक कैद थे, बेअसर, बेइज्जत। जाओ फेंग संभले, सीधा झुककर प्रणाम किया। दास जाओ फेंग ग्रेट किंग को नमन करता है। यिंग ज़ैंग की नज़र उन पर जाते ही वो महान राजा भी एक पल के लिए थम गए। जाओ फेंग सर से पैर तक खून में डूबा हुआ था। बालों तक में लहू जम गया था। चेहरा बिल्कुल पहचान से परे, सिर्फ 2 तीखी आंखें चमक रही थी। वो ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून की दरिया से लड़कर निकले हों। उनका प्रकोप ऐसा था कि आसपास के सिपाहियों तक की सांस रुक जाए। जनरल जाओ, यिंग ज़ैंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए हाथ उठाया। शिष्टाचार छोड़ो, सीधे खड़े हो जाओ। धन्यवाद ग्रेट किंग। जाओ फेंग तुरंत सीधे हो गए। जनरल जाओ, पास आओ, यिंग ज़ैंग ने फिर प्यार भरी सी मुस्कान के साथ कहा। दास हुक्म मानता है। जाओ फेंग बिना झिझक के आगे बढ़े, दिल में एक अजीब सी गर्माहट उठती हुई। ये आदमी, ये ही वो व्यक्ति था, युगों के सम्राट शिन शी हुआंग। एक फैन की जैसे बर्खास्त एक्साइटमेंट उनके दिल में भर गया। जाओ फेंग सीढ़ियां चढ़ते हुए उन तक पहुंचे और तब वांग जियान उन्हें देखकर बोल पड़े। अरे नादान, थोड़ी शर्म करो। ऐसे पूरे खून में लपटकर ग्रेट किंग के सामने आते हो, थोड़ा साफ सुथरा नहीं हो सकते थे? जाओ फेंग हंसी रोककर बोला। शांग जियांगजुन, अभी अभी पकड़े गए नोबल्स का पीछा करके आ रहा हूं, मौका ही नहीं मिला। ये तो सच था, किसी कमजोर राजा का दिल तो इस हाल को देखकर ही हिल जाता। यहां तो सिर्फ आंखें ही साफ दिख रही थी, बाकी सब खूनर मिट्टी में डूबा हुआ। वांग जियान ने गहरी सांस ली, पर तब यिंग ज़ैंग ने हाथ से रोकते हुए कहा, शांग जियांगजुन, रहने दीजिए। जनरल जाओ का ये रूप हमारे किन के योद्धाओं की शौर्य का प्रमाण है। ऐसे लोगों की खबर ही शत्रु के दिल में डर पैदा करती है। जी ग्रेट किंग। वांग जियान तुरंत चुप हो गए। फिर यिंग ज़ैंग का चेहरा ठंडी कतारों जैसे सख्त हो गया। जाओ यान कहा है। बिना देरी किए जाओ फेंग गरज उठे। जाओ यान को ऊपर लाओ। 2 विश्वास पात्र सैनिक तुरंत आगे बढ़े, जाओ यान को बाहों से पकड़ा, सीढ़ियों तक घसीटकर लाए और जोर से आगे धक्का दे दिया। चैप्टर 228। चैप्टर 140। झाओफंग लौट आया। जिंग ज़ैंग थोड़ा हैरान। झाओयान को सामने लाया गया तो झाओफंग ने हाथ उठाकर कोल्ड टोन में बोला, नील। तुरंत एक ट्रस्टेड एड ने उसके पेट में लात मारी। थुड।
आह! झाओयान दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। यिंगज़ैंग नीचे देखते हुए आंखों में ठंडी सी थपकी के साथ बोला, झाओयान, फिर मिल गए हम। याद किया मुझे? 1 साल से थोड़ा ज़्यादा पहले यही झाओयान शियानयांग आया था ट्रीटी साइन करने, पर वो ट्रीटी पहले ही यिंगज़ैंग का चाल था, झाओ को बेफिक्र करना, उन्हें यान पर हमला करने के लिए उकसाना और फिर सही वक्त पर झाओ पर टूट पड़ना। आज वो सारी प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। जिस आदमी ने कभी अपने आप को झाओ का महाराजा समझा था, वो आज इस जवान केन के बादशाह के पैरों के नीचे बस एक जलील सा कैद बना पड़ा था। यिंगज़ैंग की बातों से झाओयान का दिल कांप गया, पर वो समझता था कि यहाँ डर दिखाकर बचा नहीं जा सकता। इसलिए उसने सर उठाया, आंखों में जहर भरा हुआ के साथ बोला, झाओ झेंग, हिम्मत है तो मार दे मुझे, मैं मौत से नहीं डरता। अफसोस करता हूँ कि मैंने तुम पर कभी यकीन किया, तुम्हारी ट्रीटी पर ट्रस्ट किया। उस वक्त मुझे सिर्फ शन युए को नहीं, बल्कि तुम्हें, उस लड़की को और उस बुढ़े को भी मार देना चाहिए था। यिंगज़ैंग ने हंसकर सांस ली, वो हंसी जिसमें गर्मजोशी बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ ठंडी नफरत। झाओयान, तुम आज भी उतने ही बेवकूफ़ हो। तुम सोचते हो मैं तुम्हें आसानी से मारकर छोड़ दूंगा? नहीं, तुम्हारी सारी नफरत, सारी नमन को मैं धीरे धीरे तोड़ूंगा। तुम्हें जिंदा देखना है मुझे, तबाह, जलील और बदनाम। वो नाम जो कभी राजा था, अब उसे लोग नफरत से याद करेंगे। झाओ के लास्ट किंग की तरह, एक निकम्मा, एक बर्बादी का शुभ संकेत। ये शब्द सुनकर झाओयान के आंसू रुक गए, मगर रंग चेहरे से उतर गया। फिर भी वो चीख उठा, मार दो, पर मैं तुमसे कभी भीख नहीं मांगूंगा, और याद रखना, दिन भी कभी गिर सकता है। यिंगज़ैंग सिर्फ मुस्कुराया, बेतरीन दोस्त, जैसे एक गलती पर बच्चे को देख रहा हूँ। वो नीचे झुककर उसके फेस के बिल्कुल पास आ गया। झाओ क्यों गिरा? तुम्हारी वजह से। लियान पो को तुमने खत्म किया, लेमू को तुमने तबाह किया। एक राजा जो अपने सबसे बड़े जनरल्स को खुद ही मार दे, उसका राष्ट्र कैसे बचेगा? झाओयान, तुम सिर्फ एक हार चुके राजा नहीं, तुम झाओ इतिहास के सबसे निकम्मे राजा हो। ये बातें उसके दिल पर तीर की तरह चुभ रही थीं। झाओयान का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। तभी तेज कदमों की आहट आई। गोरतोकाय, जो अब अपना झाओ का ऑफिशियल रोब उतारकर सीधी कपड़ों में था, घबराहट भरे अंदाज में दौड़ता आया। इंपीरियल गार्ड्स ने उसे रोका, रुको। पर वो चीख उठा, ग्रेट किंग, आपका दास मिलने की दरखास्त करता है। प्राइम मिनिस्टर। झाओयान ने ऊपर देखा, आंखों में शौक, भरपूर धोखे की चुभन। यिंगज़ैंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। एक इशारे पर सोल्जर्स हट गए। गोरतोकाय दौड़कर आया, दोनों घुटनों पर गिर गया और इतनी चापलूसी की कि जमीन भी शर्माए। दास गोरतोकाय ग्रेट किंग का अभिवादन करता है। दाकिन सदा सर्वप्रथम रहे, ग्रेट किंग सदा अमर रहे। झाओयान का दिल पिघल गया। गोरतोकाय, तुमने मुझे धोखा दिया। पर गोरतोकाय झुका ही रहा, सर जमीन से चिपका हुआ। यिंगज़ैंग कोल्ड स्माइल के साथ बोला, झाओयान, तुम इसलिए हारे क्योंकि तुम अपने सबसे नज़दीकी आदमियों को समझ ही नहीं पाए। गोरतोकाय उस दिन से मेरा आदमी था जब तुमने उसे पहली बार किन भेजा। ये सुनकर झाओयान बिल्कुल टूट गया। वो गरज उठा, मैंने तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया। गोरतोकाय ने पहली बार अपना सर उठाया। हाँ, आपने मुझे ऊपर उठाया, पर साथ ही मौत के खेलों में भी ढकेला। फिर मुझे कहा गया कि मैं किन जाकर उनके बादशाह की माँ को उठा लाऊं। ये एहसान था या मौत का हुक्म? ग्रेट किंग ने मुझे जिंदा रखा, आपने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। झाओयान का चेहरा गुस्से से तबने लगा। गद्दार, किन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम अब किसी काम के नहीं रहे। गोरतोकाय का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, वो सच में डर गया। तभी यिंगज़ैंग ने सीधा जवाब दिया, चिंता मत करो गोरतोकाय, जो वादा मैं करता हूँ तोड़ता नहीं। झाओ को गिराने में तुम्हारा योगदान बहुत बड़ा था। आज के बाद तुम किन के किसी भी हिस्से में आराम से रह सकते हो, बस घोटालों से दूर रहना। बस एक बात, आज से झाओ का प्राइम मिनिस्टर गोरतोकाय अब मर चुका है। गोरतोकाय ने फिर से सर झुकाया आंसुओं के साथ, आपकी कृपा का मैं जीवन भर ऋण रहूंगा। झाओयान बस थरथराता हुआ देख रहा था ये सब। उसका दिल फट रहा था, गुस्सा, दर्द, धोखा, सब कुछ एक साथ। मैं तुम दोनों को भूत बनकर सताऊंगा, वो चीखा। यिंगज़ैंग ने आंखों में ठंडी स्माइल के साथ बोला, ले जाओ इसे सख्ते गार्ड में रखो। रेन शियाओ ने तुरंत जवाब दिया, आदेश का पालन होगा। 2 इंपीरियल गार्ड्स झाओयान को घसीट कर ले गए और हंडान का पुराना राजा जिंदगी भर के लिए सिर्फ एक जलील कैद बनकर रह गया। भाग 289, अध्याय 141। यिंगज़ैंग। जनरल झाओ, पहले जाके नहा लो।
झाओ यान को ले जाते हुए देखकर यिंगज़ेंग के दिल में एक ठंडी सी सुकून भरी खुशी उठी। बदले का ये दिन आखिर आ ही गया, पर उसके चेहरे पर इसका जरा सा भी एहसास नहीं दिखा। पुरानी दुश्मनी आज खत्म हो गई। उसके लिए झाओ यान को आसान मौत का हक भी नहीं था। नहीं, झाओ यान को देखना होगा कैसे उसका राष्ट्र मिट्टी में मिल जाता है, कैसे उसकी शाही वंश को दास बना दिया जाता है, कैसे झाओ नाम सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। ये सब उसके गुनाहों का हिसाब है। गुओकाय का नया जन्म। गुओकाय, तुम भी तैयारी करो, झाओ को छोड़कर निकल जाओ। यिंगज़ेंग ने हल्का सा सिर घुमाते हुए कहा। गुओकाय तुरंत जमीन पर झुककर काउटाव करने लगा। ग्रेट किंग की कृपा से मैं दोबारा जिंदा हूँ। आसमान में उड़ती खुशी के साथ वो वहां से चला गया। आज से गुओकाय, झाओ का वजीर आजम, मर चुका था। हंदान के गिरने के दिन ही उसकी पहचान को दफन कर दिया गया था। अगर वो अपने पैरों से खुद अपना विनाश ना बुलाए तो पूरा दुनिया उसके लिए काफी बड़ी थी। बस एक गलती और गिरा हुआ झाओ वंश उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। झाओ फेंग जंग का सच्चा नायक। झाओ यान जा चुका था। अब यिंगज़ेंग की नज़र फिर से झाओ फेंग पर टिक गई, इस बार एक गर्व भरी मुस्कान के साथ। जनरल झाओ, तुमने वैनगार्ड बनकर हंदान तोड़ दिया, झाओ यान पकड़ लिया, ये सब काम सिर्फ तुम कर सकते थे। दुनिया भर में इतना दृढ़ संकल्प और बहादुर सेनापति मैं किसी और में नहीं देख सकता। लगता है तुम्हें दिया हुआ ब्लड जिनसिंग सही फैसला था। यिंगज़ेंग ने हल्का सा हंसा। झाओ फेंग आंखों में हल्का सा सरप्राइज लेकर बोला, ब्लड जिनसिंग, ग्रेट किंग ने वाकई मुझे वो दिया था। यिंगज़ेंग ने हाथ जोड़कर मुस्कुराया। मेरे शब्द 9 दिन जितने भारी हैं। तुम्हारे जैसे महान योद्धा के सामने एक ब्लड जिनसिंग क्या चीज है। झाओ फेंग ने बस शांति से सर झुकाया। दास ग्रेट किंग का आभार व्यक्त करता है। इस ब्लड जिनसिंग से माँ की तबीयत जरूर बेहतर होगी। एक हल्की सी आस उसके दिल में चमकी। आने वाले युद्धों का अंदाजा। हंदान गिर चुका है, झाओ का राजा पकड़ा जा चुका है, झाओ का अंत निश्चित है। यिंगज़ेंग ने बोला, नजर झाओ फेंग पर टिकाए। जनरल झाओ, तुम क्या सोचते हो, अगले कदमों का क्या होगा? झाओ फेंग ने बिना सोचे जवाब दिया। झाओ के कुछ राजा कुल और लोग भाग निकले हैं। मुझे लगता है कि वो डाई टेरिटरी जाकर विरोध करेंगे। झाओ के अंदर भी कई शहर अभी बाकी हैं, उन्हें एक एक करके साफ करना होगा। मेरे हिसाब से पहले पूरा झाओ कंट्रोल में ले, फिर डाई पर आगे बढ़ें। यिंगज़ेंग ने संतुष्टि से सर हिलाया। बिल्कुल, मेरे ही विचार हैं। वांग चेन ने तब कदम रखा। ग्रेट किंग, यन सेना बॉर्डर पर जमा होकर हंदान के गिरते ही फायदा उठाने को तैयार है। हम क्या करेंगे? यिंगज़ेंग ने भरपूर नफरत भरी हंसी छोड़ी। क्या तुम सोचते हो कि मैं ये बर्दाश्त करूंगा? वांग चेन तैयार खड़ा था। लानतेन कैंप कभी भी लड़ने को तैयार है। झाओ की राजधानी टूट चुकी है। वो अब हमारे लिए खतरा नहीं, पर हमारे दाकिन सैनिक भी हंदान में बहुत हारे थके हुए हैं। यिंगज़ेंग ने शांति से बोला, पहले उन्हें आराम और स्वस्थ होने दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सीनियर जनरल, सेना की सारी व्यवस्था आप संभालें। मैं सेना की रैंकिंग में दखल नहीं देता। वांग चेन ने तुरंत जवाब दिया, आदेश का पालन होगा। जनरल झाओ, पहले नहाने जाओ। अब यिंगज़ेंग ने फिर से झाओ फेंग की तरफ देखा, इस बार थोड़ा मजाक धरे अंदाज में। जनरल झाओ, इस मुहिम में तुमने बहुत क्षति सही है। जाओ, थोड़ा आराम करो। पहले जाके नहा लो। अगर तुम अभी बाहर गए तो लोग डरकर सोचेंगे कि कोई भूत निकल आया है। ये कहकर किंग ने दोनों हाथों को जोड़कर हल्का सा मजाक किया। झाओ फेंग ने सीधा सा जवाब दिया, आदेश का पालन होगा। तभी झांग मिंग तेज कदमों से हॉल में आया। जनरल, झाओ राजा कुल की पहली लिस्ट तैयार हो गई है। कुछ नाम मिसिंग है। वो लिस्ट पेश करते हुए वो बोला। झाओ फेंग ने लिस्ट भी नहीं देखी, सीधे वांग चेन को दे दी। सीनियर जनरल, रोस्टर आ गया है। वांग चेन ने सिर हिलाया। तुम जाओ, इन लोगों को मैं देख लूंगा। झाओ फेंग ने बना रुके सलाम किया। दास चलता है। टू सुई और झांगहान उसके पीछे चल पड़े। ट्रेजरी की तरफ झाओ फेंग का असली टारगेट। लॉन्गटे पैलेस से बाहर निकलकर झाओ फेंग सीधा नहाने नहीं गया। उसने सीधी बात कही, रॉयल ट्रेजरी ले चलो। टू सुई ने तुरंत रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, जनरल, उधर। झाओ फेंग चलने लगा। हमारे लोग गार्ड पर है ना? रॉयल पैलेस की ट्रेजरी, झाओ की दौलत का असली पिटारा। हान की तरह
सोना, रतन, रिसोर्सेज, वेपन्स, सब कुछ। अब अपनी स्टोरेज स्पेस को भरने का ये बेहतरीन मौका था। झांग हान ने हंसते हुए जवाब दिया, जनरल, पूरा ट्रेजरी हमारे लोगों ने संभाला है। अगर आप कहें तो हम अभी से चीजें निकालना शुरू कर दें। झाओफेंग हल्की मुस्कान के साथ बोला, पहले देखते हैं अंदर क्या है। कुछ देर बाद वो सब ट्रेजरी के सामने पहुंच गए। गार्ड करते शार्प वॉरियर्स ने तुरंत सैल्यूट किया। जनरल, झाओफेंग ने हाथ उठाया। रिलैक्स। फिर वो सीधे ट्रेजरी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। चैप्टर 290, चैप्टर 141, इंग ज़ेंग, जनरल झाओ, यूड बेटर फ्रेशन अप फर्स्ट, पार्ट 2। तो सुई और झांग हान ने सीधे ही खजाने का बड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया। झाओफेंग आगे बढ़ा और एक नज़र अंदर डाली। ये क्या? झाओ राज तो हान से भी ज़्यादा गरीब निकला। खजाने के अंदर जो वो पहाड़ों जैसी दौलत सोचकर आ रहा था, उसका तो नामो निशानी नहीं। पूरा ट्रेजरी बिल्कुल खाली, सूखा पड़ा था। माय लॉर्ड, तो सुई ने कहा, सुना है कि झाओ राज की ताकत पहले यान के खिलाफ जंग ने खत्म कर दी और फिर हमारे ग्रेट चिन से लड़ते लड़ते उनका खजाना बिल्कुल लुट गया। लगे हाथ किंग ऑफ झाओ ने राजकोष का हर सिक्का उड़ा दिया होगा। उसने भरपूर अंदाजे से बोला, जब पैसा ही नहीं बचा तो औषधि और जड़ी बूटी तो क्या ही मिलती। झाओफेंग धीरे चलकर ट्रेजरी के बिल्कुल पिछले हिस्से का दौरा किया। वहां भी सिर्फ खालीपन ही था। जंग के आते ही सिर्फ पैसा नहीं, दवाइयां भी खून पसीने की तरह चली जाती हैं। पूरा चक्कर लगाने के बाद झाओफेंग एक पीछे के शेल्फ के सामने रुक गया। बस वही सीक्रेट पैसेज, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी डिवाइन सेंस से एक स्कैन ही काफी था। बिल्कुल हान के ट्रेजरी की तरह इस शेल्फ के पीछे भी एक गुप्त द्वार छिपा हुआ था। झाओफेंग ने हाथ बढ़ाया और शेल्फ धीरे से साइड की तरफ सरक गया। रास्ता खुल गया। माय लॉर्ड, झांग हान ने कहा। हैरानी से कहा, अंदर दिए अभी भी चल रहे हैं। लगता है कोई यहाँ थोड़ी ही देर पहले था। हान के ट्रेजरी की तरह यहाँ भी एक सेकंड ट्रेजरी होगा, झाओफेंग ने अंदाजा लगाया। बस दुआ है कि ये खाली ना हो, झाओफेंग ने सोचा। फिर कुछ देर बाद जब वो सीक्रेट ट्रेजरी से बाहर निकला तो झाओफेंग के चेहरे पर एकदम संतुष्टि भरी मुस्कान थी। तो सुई और झांग हान कुछ नहीं बोले, पर उनकी आंखों में अपने कमांडर के लिए और भी ज्यादा इज्जत चमक रही थी। जाकर अच्छी तरह आराम करो, 2-4 दिन में ऑर्डर्स आएंगे, फिर निकलना होगा। अगर कुछ चाहिए मुझे वुंडेड सोल्जर कैंप में ढूंढ लेना, झाओफेंग ने दोनों को हिदायत दी। समझ गए? दोनों ने तुरंत सलाम किया। इस जंग में झाओफेंग के अधीन कई सैनिकों ने भारी हानि उठाई। जख्मी सिपाही कैंप अब काफी व्यस्त था और झाओफेंग अपनी उन्नत चिकित्सा कला से उन सब का इलाज कर सकता था। एक तो अपने पाउजी की मदद और दूसरा ज्यादा से ज्यादा मेरिट पॉइंट्स कमाने। यही तो उसकी स्टाइल है। झाओफेंग एक सुनसान जगह गया, पूरा खून लथपथ बैटल आर्मर उतारा, अच्छी तरह नहाया और नई यूनिफॉर्म पहनकर एकदम ताज़ा महसूस किया। स्नान के बाद वो एक छायावान जगह बैठ गया। अब जब जंग पूरी हो चुकी है, एट्रीब्यूट पॉइंट्स का हिसाब भी कर लिया जाए, उसने मन ही मन कहा। फिर पैनल नोटिफिकेशंस। वॉर कंक्लूडेड। होस्ट के सैनिकों ने 56,928 दुश्मन मार गिराए। टोटल अर्न किए 18,976 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। ट्रू की 2,349। स्ट्रेंथ 3,421। स्पीड 3,123। कॉन्स्टिट्यूशन 2,874। स्पिरिट 2,345। लाइफ स्पैन 4,864 दिन। कंग्रेचुलेशंस, सारे एट्रीब्यूट्स 6,000 क्रॉस कर गए। रिवॉर्ड एक फर्स्ट ऑर्डर ट्रेजर चेस्ट। कंग्रेचुलेशंस, सारे एट्रीब्यूट्स 7,000 क्रॉस कर गए। रिवॉर्ड एक फर्स्ट ऑर्डर ट्रेजर चेस्ट। झाओफेंग के होठों पर सीधी स्माइल आ गई। बड़ी जबरदस्त अर्निंग। 2 थ्रेशहोल्ड्स टूट गए, 2 ट्रेजर चेस्ट्स मिल गए, ऊपर से 10 साल से ज्यादा जिंदगी बढ़ गई। लाइफ सेट। पहले वाले को मिलाकर टोटल 3 ट्रेजर चेस्ट्स। ओपन ऑल, उसने कमांड दी। ट्रेजर चेस्ट रिजल्ट्स।
हाई ग्रेड फर्स्ट ऑर्डर रिवर्स ब्लड एलिक्सर का रेसिपी प्राप्त हुआ। लो ग्रेड सेकेंड ऑर्डर ट्रू की एलिक्सर का रेसिपी प्राप्त हुआ। 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त हुए। झाओ फेंग का मुंह एकदम साफ हो गया। अरे भाई, मैं एल्केमिस्ट थोड़ी हूँ, क्या फायदा। ये रेसिपीज इस योग के एल्केमिस्ट के बस की बात नहीं है। ये असली पिल्स हैं, वो जहरीली धातु मिश्रित गोलियां नहीं जो लोग बनाते हैं। फिर उसने स्पिरिट स्टोन उठाया। उसके हाथ में फेंट वाइट ग्लो करता हुआ एक बड़ा सा पत्थर था, बिल्कुल सफेद जेड जैसा। झाओ फेंग ने स्पिरिचुअल एनर्जी का हल्का सा टच किया और तुरंत उससे बेहद समृद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हुई। फिर हंडान सिटी का एक हिस्सा। इंगजेंग की इंपीरियल गार्ड आर्मी ने पूरे इलाके को साफ कर दिया था। हर कोने पर ब्लैक आर्मर्ड शार्प वॉरियर्स खड़े थे। ये जगह हंडान का सेंटर नहीं बल्कि उत्तर की आउटर सिटी थी, जहां जंग की बर्बादी कम पड़ी थी। वहां इंगजेंग खड़ा था, आंखों में हल्की सी कंपल्शन भरी हुई। फादर इन लॉ, उसने धीरे से कहा, 10 साल गुजर गए, कभी सोचा नहीं था कि हम दोबारा यहां आ पाएंगे। उनके पास खड़े थे शाह वूचिए। बिल्कुल सही, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बुढ़ा आदमी था मैं, सोचा ही नहीं था कि एक दिन अपने पुरखों के घर लौटूंगा। चलो अंदर देखते हैं, इंगजेंग ने हल्की सी बेचैनी के साथ कहा। इतने सालों में पता नहीं अंदर क्या बदल गया होगा। फिर धड़कता हुआ दिल लेकर उसने पुराने आंगन का दरवाजा खोला। अंदर हर जगह जाले, धूल, तीखी उदासी। मगर इंगजेंग के लिए ये खाली और धूल से भरा हुआ घर भी दिल पर तीर की तरह लगा। उसी वक्त उसके मन ने अरसा पहले की यादों का दरवाजा खोल दिया। ब्रदर जेंग, मुझे पकड़ के दिखाओ। डोंगर, वापस आ जाओ, मेरी किताब तुम ले गए हो। हे, ब्रदर जेंग, तुम पूरा दिन किताब पढ़ते हो, थोड़ा ब्रेक मांगती हूं तुमसे। जेंग, डोंगर को तंग मत किया करो, वरना माँ तुम्हें डांटेगी। वो पुरानी आवाजें जैसे हवा की तरह फिर से उस खाली घर में गूंज उठी।